नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी PYQ हैं अदर स्टेट के या यूपी के या राजस्थान के जहाँ जहाँ के भी हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड PYQ के 25-25 क्वेश्चन एक एक क्लास में करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तैयार होते चले जाएंगे और हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो भी तैयार होते चले जाएंगे। जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है या जैसे यूपी PGT आने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में जो वैकेंसी निकली हुई थी उसमें भी एजुकेशन और बीएड के लिए एक काफ़ी लाभदायक क्लास रहेगी। तो आप लोग जिन्होंने इसकी पहली क्लास नहीं देखी है वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल है लर्निंग टुगेदर, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जिससे कि इसका नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, मतलब सीखने का परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो स्किनर के द्वारा, पेवलोव, कोहलर या फिर थॉर्नडाइक। तो ये आप सबको ही पता होगा, थॉर्नडाइक के द्वारा ये सिद्धांत किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। मतलब द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है। मैस्लो है, टॉलमैन है, ब्रूनर है या फिर स्किनर है। तो कौन है, जो ब्रूनर है उनकी बुक है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हु सेड एजुकेशन इज ए मिडवाइफ ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब किसने कहा कि शिक्षा लोकतंत्र की दाई है। रूसो, जॉन डुई, कोमेनियस या फिर महात्मा गांधी। तो ये किसका कथन है, ये जॉन डुई का कथन है। ठीक है, जॉन डुई ने कहा कि एजुकेशन जो है मिडवाइफ ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, इसी के अलावा जॉन डुई ने प्रैग्मेटिज्म से ये जुड़े हुए हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी काम किया है। ठीक है, जो हमारा प्रैग्मेटिज्म है उससे जॉन डुई जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट पे भी इन्होंने काफ़ी वर्क किया है। इन्होंने बोला है कि बच्चों को केवल क्लासरूम की शिक्षा ना दी जाए, क्लासरूम से बाहर भी जो चीज़ें हैं मतलब समाज से जुड़ी हुई, सोसाइटी से जुड़ी हुई, उनके प्रति बच्चों को जोड़ना चाहिए, इससे वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्यक्तित्व का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बेंडूरा के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा, गॉर्डन के द्वारा या फिर रॉगर के द्वारा। जो बेंडूरा थे उनके द्वारा ये कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को इस रूप में भी जाना जाता है। मतलब जो थॉर्नडाइक का लर्निंग थ्योरी है, थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी है, उसको किस नाम से और भी जानते हैं। तो समाजवाद के नाम से, संज्ञानात्मकता के नाम से, या संघवाद या संबंधवाद। तो सिनोनिज्म मतलब संबंधवाद जो है ये थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है लर्निंग थ्योरी उसका ही नाम है। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उम्र के साथ बच्चे का 8वां और वजन बढ़ता है कहलाती है। या इंग्लिश में देख लें द प्रोसेस बाय विच द एज एंड वेट ऑफ द चाइल्ड इंक्रीज विद एज कॉल्ड। एज है यहाँ पे। ठीक है, ये एट नहीं है, यहाँ पे एज है। द प्रोसेस बाय विच द एज एंड वेट ऑफ द चाइल्ड इंक्रीज विद एज इज कॉल्ड। मतलब उम्र के साथ जैसे बच्चे का वजन बढ़ता जाता है उसको क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, स्वास्थ्य देखभाल कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे इन्होंने बोला है कि वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, जो हमारी ग्रोथ होती है, मतलब जो हमारी वृद्धि है उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि दूसरा जो टर्म है डेवलपमेंट, मतलब विकास, जो बच्चे का विकास होता है वो किस में आता है, उसमें मतलब कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव चीज़ें नहीं होती, उसमें क्वालिटेटिव चीज़ें और प्लस क्वांटिटेटिव दोनों ही होती हैं। इसमें केवल क्या होता है कि क्वांटिटेटिव पे ये बात करते हैं।
क्वांटिटेटिव मतलब क्या हो गया, जो नंबर्स में बढ़ते हैं, जैसे 4 साल का हुआ तो वजन इतना हो गया, 5 साल का हुआ तो वजन इतना हो गया, इस प्रकार से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है चिल्ड्रन की। तो यहाँ पे वही पूछा गया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो वो किस में आएगा, ग्रोथ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वैदिक शिक्षा की विशेषता नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन सा एक फीचर है जो वैदिक एजुकेशन का नहीं है। व्यक्तित्व का विकास, ज्ञान और अनुभव, संस्कृति का संरक्षण या फिर प्रकृति के अनुरूप बालक का विकास। तो कौन सा है जो वैदिक एजुकेशन से रिलेट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो हमारा चौथा आंसर है, प्रकृति के अनुरूप बालक का विकास, मतलब ये वैदिक एजुकेशन से रिलेट नहीं करता है, क्योंकि ये हमारे किससे रिलेट करता है, प्रकृतिवाद से। ठीक है, और वैदिक एजुकेशन में बच्चे के स्पिरिचुअल चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, उसकी नॉलेज और अनुभव जो भी हैं, ठीक है, या फिर जो कल्चर को कैसे बचाया जाए उन सब पे काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दिया गया है, रिसर्च से क्वेश्चन है, अन्य स्थितियाँ समान होने पर सह संबंध का निम्नलिखित में से कौन सा गुणांक दो चरों के बीच सबसे कमजोर संबंध का सूचक है। तो हमारे यहाँ पे कोरिलेशन की बात की गई है। ठीक है, तो कोरिलेशन कैसे होता है, -1 से +1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम कौन सा हो जाएगा, मतलब जो सबसे कमज़ोर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 0.11 सबसे कमज़ोर सह संबंध हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब और सारी स्थितियाँ जो है समान दी जाएं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। जब सारी स्थितियाँ समान होगी तब सह संबंध सबसे ज़्यादा कमज़ोर इन चारों में किस में होगा, 0.11 पे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था बीइंग टू बी, एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट, सोशल चेंज इन एजुकेशन या फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो जो हमारी कोठारी कमीशन थी 1964 से 66, ठीक है, कोठारी कमीशन, तो इसका शीर्षक पूछा गया है क्या था, तो इसका शीर्षक क्या था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ठीक, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था। तो अभी हम लोग जो पिछली क्लास देखी थी उसमें भी इससे एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन था। तो देख लेते हैं, जिन बच्चों ने पिछली क्लास ली वो आसानी से बता सकते हैं, या जिन्होंने पढ़ा है वो भी बता सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल। तो सत्याग्रह आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी। और इन्होंने कहाँ पे ये आंदोलन शुरू किया था, चंपारण। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस तरीके से पूछ लेते हैं, कहाँ पे शुरू किया था, और ये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला सत्याग्रह किसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आगरा विश्वविद्यालय क्या है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन, मतलब इसी प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यूजीसी नेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई यूनिवर्सिटी दे देते हैं, कोई पूछते हैं कि वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो आगरा विश्वविद्यालय क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्टेट है, या फिर डीम्ड विश्वविद्यालय, या फिर निजी मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो आगरा यूनिवर्सिटी हमारी क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, यहाँ से क्या टॉपिक निकल के आता है, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी है इंडिया में उन सबको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से सही टिक करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रकृतिवाद द्वारा किस शिक्षण पद्धति का विकास किया गया था। अब यहाँ पे पूछा गया कि जो नेचुरलिज्म था उसमें कौन सी शिक्षा पद्धति पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो अनुमानी विधि मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड, प्लेवे विधि मतलब खेल के सीखना, या फिर साइंटिफिक मेथड वैज्ञानिक विधि, या फिर प्रोजेक्ट मेथड। तो आप सब लोग को अच्छे से पता होगा, जो हमारा प्रकृतिवाद था वो कहता था कि बच्चे को खुद करके देखना चाहिए, जिससे वो अपने ज्ञान को अच्छे से संग्रहित कर सकता है। तो जब खुद करके देखेगा, तो जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो किस पे ध्यान देता है, खोज विधि, ये इसको खोज विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, प्रकृतिवाद से कौन रिलेट करते थे, जो रूसो थे,
वो प्रकृतिवाद से रिलेट करते थे। और इनकी बुक कौन सी पूछी जाती है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इनकी बुक थी इमाइल नाम की, इनकी बुक थी, जो काफ़ी क्वेश्चन में पूछी जाती है कि ये इमाइल नाम की बुक किसके द्वारा लिखी गई थी या किसने इस पे काम किया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माप की केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सी है। तो माप मतलब यहाँ पे सेंटर टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट पूछा गया है, मध्यिका श्रेणी मानक विचलन या फिर चतुर्थ विचलन। तो माप की केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, जब हम लोग कोई चीज़ मापते हैं तो इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति क्या कहलाती है, कहलाती है मीडियन, मतलब माध्यिका। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है कि माध्य की केंद्रीय प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। अब मनोविश्लेषण पद्धति मतलब जिसको बोलते हैं साइको एनालिसिस, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, अन्ना फ्राइडे, जंग, या फिर अल्फ्रेड एडलर, या फिर सिगमंड फ्राइड। तो आप लोगों को पता है कि जो साइको एनालिसिस थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, जो सिगमंड फ्राइड थे उनके द्वारा ये दी गई थी। ठीक है, इन्होंने माइंड के तीन, इन्होंने बताया कि माइंड की वर्किंग कैसी होती है, तीन प्रकार से होती है, कॉन्शियस मतलब चेतन, अनकॉन्शियस, ठीक है, इसके बाद थी सबकॉन्शियस। इसके बाद इन्होंने और भी टर्म दिए थे, ईगो, ईगो दिया था, इड दिया था, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। इसका सुपर ईगो, तो ये जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी वो लोग देख सकते हैं, वहाँ बताया गया। इड क्या होता है कि मतलब मनमौजी टाइप का, जो भी हमें करना है उसमें वो अच्छा बुरा नहीं देखता है, उस हिसाब से वो वर्क करता है। ईगो क्या होता है, इस सबसे पहले सुपर ईगो समझ लेते हैं। तो सुपर ईगो होता है उसमें कि एक आदर्शवादी रूप के रूप में माइंड जो है वर्क करता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर हम ये काम करेंगे तो लोग हमें किस नज़रिए से देखेंगे। अब ईगो क्या है, ये दोनों के बीच समायोजन का कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार से इड, ईगो, सुपर ईगो, ये भी सिगमंड फ्राइड के कॉन्सेप्ट हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने लिबिडो की बात भी की थी। ठीक है, और भी इनकी काफ़ी टर्म है जो, और जब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दो चरों के बीच गुणांक r का परिसर है, मतलब रेंज ऑफ कोफिशिएंट r बिटवीन टू वेरिएबल। तो ये अभी ऊपर भी बताया गया था। तो ये रेंज कहाँ से होती है, -1 to +1 तक ये रेंज ऑफ कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है राष्ट्रीय एकीकरण, भावनात्मक एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय समझ, या फिर सामाजिक समझ। तो ये किसका देता है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये वसुधैव कुटुंबकम किसका संदेश देता है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का। ठीक, आपने देखा होगा कि जो अभी G20 चल रहा है, ठीक है, वो भी इसी थीम पे वर्क करता है कि एक पृथ्वी एक फैमिली। ठीक, वन उसका क्या है, G20 का लोगो भी आप लोग याद रखिए, पूछ भी सकते हैं, वन अर्थ और वन फैमिली। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय समझ, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग एकजुट होकर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेवलोव की थ्योरी से पूछा गया है कि पेवलोव को पता चला कि CR मतलब कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स के लिए CS को कई बार UCS के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो CR धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, इसे यह भी कहा जाता है। अब CR यहाँ पे देखो क्या हो गया, जो हमारा कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स, मतलब लगातार हम जो इन चीज़ों पर रिस्पॉन्स करते रहते हैं वो हो गया CS। इसके बाद है हमारा CS, हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस, ठीक। अब UCS क्या हो गया, UCS, सबसे पहले तो ये टर्म समझना ज़्यादा जरूरी है, अनकंडीशनल कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस। अब देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उन्होंने बोला है कि
सीआर के लिए सीएस को कई बार यूटीएस के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सीआर धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। तो सीआर के साथ सीएस जो सीआर है हमारा, मतलब कॉन्टिन्यूस रिस्पांस, हमें कब मिलेगा? जब हम कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस देते रहेंगे। किसके साथ? अनकंडीशनल कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस के साथ। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, जो पेवलोव ने जिस कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्या कर रहे थे, उसको जब चर्च की घंटी बजती थी, जो चर्च की घंटी थी वो बजती थी, तभी उसको खाना देते थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस हो गया। नहीं सॉरी, ये खाना जो हमारा कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस हो गया, और घंटी क्या है? ये हो गया अनकंडीशनल कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस। ठीक है, ये खाना क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस। और घंटी क्या होगी? जो हमारी, मतलब जब खाना देते हैं तब बज रही है, तो क्या हो गया? अनकंडीशनल कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि सीआर धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा अगर इसके साथ इसको नहीं देंगे, मतलब कॉन्टिन्यू रिस्पॉन्स। जब ये दोनों साथ में अगर नहीं देंगे कुछ समय तक, मतलब जैसे कुत्ते को खाना दिया, ठीक, घंटी बजी तब खाना दिया, फिर घंटी बजी फिर खाना दिया, तो क्या हो गया कि वो रिस्पॉन्स उसी हिसाब से करता रहेगा। आपने देखा होगा कि पेवलोव ने बताया है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने पहले दिया कि खाने, जब घंटी बजी तभी खाना दिया, फिर उन्होंने धीरे धीरे जब कुत्ते की कंडीशनिंग बन गई, मतलब वो कंडीशन के हिसाब से रिस्पॉन्स करने लगा, तो उन्होंने खाना देना बंद कर दिया घंटी बजने पे। फिर क्या हुआ था, 2-3 दिन तो वो कुत्ता जो था वो देखता कि घंटी बजी लेकिन खाना नहीं, तो उसका सलाइवा आने लगता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गैप बढ़ता गया, फिर क्या हुआ कि उसका सलाइवा आना बंद हो गया, मतलब जो उसका कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स हो रहा था सीएस और यूसीएस के मिलने से, वो बंद हो गया। तो उसमें क्या होता है, तो ये पूछा गया है कि इसको क्या कहा जाता है? अनुबंधित क्रिया का विलोप। ठीक है, क्रिया का विलोप। यहाँ पे जो हमारा तीसरा आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक, ये अनुबंधित क्रिया का विलोप। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 3 सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित अस्तित्ववादी विचारकों में से किसने ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार किया है? मतलब जो ये अस्तित्ववादी हैं, एग्जिस्टेंशलिस्ट, इनमें से पूछा गया कि किसने ईश्वर को माना है, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। तो क्रिकेगार्ड, सार्त्र या कार्ल जैस्पर्स या फिर मार्टिन बुबेर। तो इसमें से जो क्रिकेगार्ड थे, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को माना था। उन्होंने बोला था कि ईश्वर होता है, मतलब कोई नेचुरल पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जीव ही शिव है, ये कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर महावीर। तो ये हमारा यूपी पीजीटी जो अभी नेक्स्ट टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर है। तो आयोग ने इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं माना है। इसके सारे जो थे सबको इक्वल नंबर दिया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ठीक है, अरविंदो, प्लेटो, आर.एस. पीटर्स या स्वामी विवेकानंद। तो ये तो काफ़ी जाना माना सा है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये कथन दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए मानदंड उसके समय विकसित किए जाते हैं। किसके समय विकसित किया जाता है? जो नॉर्म्स हैं वो कब विकसित किए जाते हैं? साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में। तो निर्माण होता है, मानकीकरण होता है, प्रशासन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन होता है, तब नॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच का वादा किया गया था? जो हमारी NPE 1986 थी, उसमें कब तक कहा गया था? तो ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन की बात बोली गई थी कि उसको पूरी तरह हम लोग, मतलब यूनिवर्सल में उसको पहुंचा देंगे। ठीक है,
तो ये कब तक बोली गई थी? ये बोली गई थी 1990 तक इसको पूरा यूनिवर्सल एसेस कर दिया जाएगा प्राइमरी एजुकेशन का। मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है वो सार्वभौमिक रूप से हर जगह पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है? मतलब इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन विवेकानंद की जो एजुकेशन फिलॉसफी थी उससे रिलेट करता है। वुमेन एजुकेशन, एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग, एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी, या फिर वेदांत एजुकेशन। तो आपको अभी ऊपर ही पढ़ के आए हैं एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग, मतलब मनुष्य निर्माण के लिए शिक्षा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य का निर्माण करती हो। नेक्स्ट आ रहा है, शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित नहीं किया गया था? जो कोठारी कमीशन था, ये शिक्षा आयोग कौन सा है? कोठारी कमीशन। ठीक है, इसमें से इन्होंने बोला है कि इन्होंने कौन सा पॉइंट नहीं दिया था। उत्पादन के लिए शिक्षा, शिक्षा का निजीकरण, सामाजिक विज्ञान और राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, शिक्षा और लोकतांत्रिक। तो कोठारी कमीशन जो थी उसने उत्पादकता के लिए शिक्षा को भी बोला, सामाजिक विज्ञान राष्ट्रीय एकता के लिए बोला, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य के लिए। उसने शिक्षा को निजीकरण कर दो ये बात नहीं बोली थी। मतलब शिक्षा को प्राइवेट करने का कोई इनका ऐसा पॉइंट नहीं आया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शिक्षा गुणांक EQ किस सूत्र से मापा जाता है? अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक होता है इंटेलिजेंस जिसका फॉर्मूला पूछा जाता है, तो वहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया शिक्षा का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, या फिर क्रोनोलॉजिकल एज, एजुकेशनल एज इंटू 100 सेकेंड, या फिर एजुकेशनल एज, मेंटल एज, या फिर नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा EQ का फॉर्मूला होता है, EQ मतलब एजुकेशनल कोसेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है EQ बटे CA इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा EQ का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है कि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है। तो ये आज के 25 क्वेश्चन रहे हैं। आशा करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर कोई भी आपको लगता है कि जो मैंने आंसर बताए उनके अलावा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको दोबारा से चेक कर लिया जाएगा। और इसी प्रकार बने रहिए लर्निंग टुगेदर से, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी करिए, जिससे और भी कैंडिडेट जुड़ के इन सब सीरीज़ का लाभ उठा सकें। इसी प्रकार बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।